प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले पीटीआई का बैकफुट पर जाने से इनकार, इस्लामाबाद एहतजाज की नाकामी पर छोटे शहरों में एहतजाज का ऐलान, शेड्यूल जारी। दूसरी जानिब केपी असम्बली में मेंबरान सूबाई असम्बली आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। वजीर आला गंडापुर ने इस्लामाबाद से केपी पहुंचने की नई कहानी खोल दी। डीपीओ हरिपुर के घर पनाह लेने का इंकशाफ, आईजी इस्लामाबाद को हटाने का मुतालबा न मानने की सूरत में दोबारा विफाक पर चढ़ाई की धमकी दे दी। इसके अलावा बात करेंगे इस्लामाबाद पुलिस एहलकार की शहादत, बानी पीटीआई गंडापुर पर कत्ल का मुकदमा दर्ज, खान की बहनें 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। वजीर आजम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई को साजिश करार दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे चीनी इंजीनियर्स की हिफाजत की नाकामी पर वजीर आजम ने बड़ा बयान दे दिया। बशाम वाक़े के बाद चीनी इंजीनियर्स की हिफाजत में नाकामी पर शर्मिंदगी का इजहार, 2 शुमारी की अहम शख्सियात की हिफाजत में कोताही बरतने वालों का अंजाम क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हुक्मरान इत्तेहाद की हर सूरत सीटें हासिल करने की दौड़ तेज, अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा खत लिख दिया। खत के बाद इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब कर लिया। इस हवाले से जो अहम डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन और पॉलिटिकल तज्जियाकार हैं काशिफ बासी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ बासी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर। काशिफ बासी साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और जिस तरह अभी बात हो रही थी, क्लास साहब कह रहे थे कि आपके इंटरव्यूज जो होते हैं वो बिल्कुल देखने वाले होते हैं, सुनने वाले होते हैं, क्योंकि उसमें से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी क्लैरिटी है वो सामने आती है। आपने आज भी एक बड़ा इंटरव्यू किया। अभी ये जो आप मुख्तलिफ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम में भी कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे होंगे, ये जो पूरी सिचुएशन डेवलप हुई 4 अक्टूबर को, और फिर जिस तरीके से पीटीआई एक उसके बाद एक हिजान की कैफियत में है, ना वो एक साइड पे जा पा रहे हैं ना दूसरी साइड पे जा पा रहे हैं, क्या लगता है अगेन इट वाज अ फ्लॉप शो? ये पीटीआई को बुरी तरह से इंपैक्ट कर गया है? देखिए, मैं लास्ट प्रोग्राम में भी जब आपके साथ था, मेरा कंटेंशन शो के कामयाब या फ्लॉप होने का ये है कि आप किसी को खुली इजाजत दें और फिर ये फैसला करें कि वो कामयाब शो कर सकते हैं कि नहीं। मेरा ख्याल है कि इस तरह रोकना, कंटेनर्स लगाना, इतनी आंसू गैस, इसके बाद ये कहना कि लोग इकट्ठे नहीं हुए, लोग को गुरिल्ला फाइटर्स तो है नहीं, ये तालिबान तो है नहीं जिन्होंने पहुंच जाना है मुश्किल हालात में। तो आई थिंक ये एक बुरा गेज है जज करने के लिए कि कामयाब है या नाकाम। काशिफ, मैं नंबर के हिसाब से नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो इसका इम्पैक्ट हुआ पीटीआई की पॉलिटिक्स पे, या जो उनके खराब हालात थे उनको ठीक करने पे, वो क्या था? ओके, इफ यू वांट टू लुक एट इट दैट, देखिए इसको देखने के 2 तरीके हैं, 2 जावियों से इसको देखा जा सकता है। एक तो जो इसका इख्तिताम है, ये आज पूरी तरीके इंसाफ अली अमीन गन्नापुर से सवाल पूछ रहे हैं बजाय इसके कि हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा नुकसान तरीके इंसाफ को ये हुआ कि जो लीडरशिप ऑन ग्राउंड है, लोग क्या उसको आइंदा ट्रस्ट करेंगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इवन अगर कहना, मैं मफरूजे के तौर पर कहा कि गन्नापुर साहब की कहानी ठीक है, अगर ये कहानी ठीक भी है, तब भी क्या लोग इस कहानी को बाय करते हैं, यकीन करते हैं इस कहानी पर? शायद नहीं यकीन करते। तो इस वजह से एक तो तरीके इंसाफ को सबसे बड़ा जो सेटबैक होगा इसका, कि जो बाय लीडरशिप है उसका जो क्रेडिबिलिटी लॉस है, लोगों को नहीं समझ आ जाएगा। लोग एहतजाज करेंगे, उसके लिए लीडरशिप चाहिए, लीडरशिप में उनको रास्ता दिखाना। तो मेरा ख्याल है रास्ता दिखाने में लीडरशिप मेरे ख्याल में कम अज कम इस इस्लामाबाद के एहतजाज की हद तक नाकाम इसलिए रही है कि लोग उस दिन शाम को भी उनको ये पता नहीं था कि हमने करना क्या है। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ा इंतहाई एक सिग्निफिकेंट कमेंट पे आपने अपना ये रोका है ये खुद को, कि उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या करना है। ये आए हुए थे केपी से, हमारे दोस्त आए हुए थे या उनके फॉलोअर्स आए हुए थे पीटीआई के, तो अब समझते नहीं यही मकसद था कि वर्कर्स को लाने का, कि उनको मतलब उनको चार्ज करके लाया जाए और इस्लामाबाद की सड़कों पर छोड़ दिया जाए, कोई लीडरशिप ना जाए, कोई एमएनए, कोई पार्टी हेड, वो वर्क फ्रॉम होम करें और ये माब है, लोग खुद फैसला करें कि हमने क्या करना है। और फिर आपको तो पता है माब क्या करते हैं, तो हो सकता है ये स्ट्रेटजी हो कि माब को बिल्कुल हमने नहीं बताना उन्होंने क्या करना है, खुद समझदार है, खुद कर लें जो उन्होंने करना है। देखिए, मैं तो कह सकता हूँ, मुझे उम्मीद ही है कि सियासतदान अपनी गलतियों से सीखते हैं, और 9 मई की गलती से शायद इस पार्टी ने सीखा हो। लीडरलेस क्राउड को, मॉब को अगर आप किसी जगह ला के छोड़ दें, एक ट्रिगर, एक इंसिडेंट, एक इवेंट
उस पुरअमन चीज को पुरतशद्दुद बना देते। हमने 9 मई को देखा, एक जगह पे ये वाकयात शुरू हुए और सडनली वो पूरे पाकिस्तान में वो वाकयात होने शुरू हो गए। अगर ये स्ट्रैटेजी थी तो इसका मतलब उन्होंने ना सबक सीखा है, और मेरा नहीं ख्याल ये स्ट्रैटेजी हो सकती है, बिकॉज उनको पता कि एक और गलती उसके बाद तहरीके इंसाफ पर सख्तियां मजीद बढ़ जाएंगी, पार्टी पाबंदी की तरफ जाएगी, पार्टी को कौन काम करने देगा, सब अगर एक 9 में दोबारा कर गई तहरीके इंसाफ, तो इस तरह ला के छोड़ देना इट वॉज अ बिग मिस्टेक। मेरा ख्याल है उन्होंने ये सबक नहीं सीखा कि लीडरलेस क्राउड को नहीं छोड़ना, ये सबक सीखना चाहिए था 9 मई से। हालांकि 9 मई में लीडर्स सेकंड थर्ड टीयर मौजूद थे, वो फिर भी मॉब को रोक नहीं पाए, तो ये बड़ी गलती थी। मेरा ख्याल है ये आपकी बात बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट की आपने कि शायद उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि ये जो मॉब आया है, ये क्राउड आया है, इसको मैनेज कैसे करें। काशिफ, उन्होंने आपने कहा कि वो कोई एक चीज भी ट्रिगर कर सकती है, ट्रिगर करने का मवाद तो दिया गया क्राउड को, क्राउड समझदार निकला सर, अनलाइक ह्यूमन हिस्ट्री। हालांकि मॉब इतना समझदार नहीं होता, मॉब तो एक तरह का जब वो बिफर जाए तो फिर वो वायलेंट हो रहा है कि पुलिस मार रही है, आंसू गैस है, लड़ाई फटे हो रहे हैं। उन्होंने ट्रिगर करने के लिए बहुत बड़ी रीजन तो दी। जब गंडापुर साहब जो है अचानक गायब हो गए, सोशल मीडिया पे चैनल्स पे हर जगह खबरें चलना शुरू हो गई कि उनको एजेंसीज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, पता नहीं किसी ने अगवा कर लिया और हमारा चीफ मिनिस्टर उठा के ले गए, गायब हैं, तो इससे बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता था? फिर तो मॉब ने वही कुछ करना था जिनको लाया गया कि सड़कें हैं, आप हैं, इस्लामाबाद है, जहां जिसका दिल चले वो घुस जाए और जो मार तोड़ खुदा ना खास्ता करनी है। ये तो मॉब ने समझदारी दिखाई है सर, ट्रिगर करने के लिए तो बहुत बड़े रीजन दी गई है उसकी कि वो गायब हो गए और खुद गायब हुआ, लेकिन पूरे 12-14 घंटे चैनल्स ने कहा कि शायद एस्टेब्लिशमेंट या पता नहीं एजेंसियां कौन उनको उठाकर ले गए। इससे बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता था बॉस? ये बात आपकी ठीक है रऊफ साहब, मैं ये जानता हूं कि कुछ लोगों का जब अगेन गंडापुर गायब हुए हैं, क्योंकि इसकी एक हिस्ट्री भी आपको याद होगा, 7 घंटे के लिए दफा पहले भी गायब हुए थे जी। उन्होंने कहा कि इन्हीं लाइंस पर अली अमीन को तो अभी गायब कर दिया गया है या वो हो गए, और किसी ने कहा कि फिर जो वर्कर है, वर्कर को केपी हाउस ले। और मैं जानता हूं कि एक सीनियर लीडर है इस वक्त तहरीके इंसाफ के, उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया, कहा हमने इस पर चिंगारी नहीं डालनी, लोग उधर नहीं जाएंगे, और वो खुद आए गए जब इस चीज को मैनेज करने के लिए। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि इससे ज्यादा क्या चिंगारी हो सकती है कि जिस सूबे से ज्यादातर ये लोग आए थे उसके चीफ मिनिस्टर को अगवा कर लिया जाए, और ये खबर खुद तहरीके इंसाफ ने दी। 3 लोगों ने ये कहा कि उनको अब कर लिया गया, नहीं अगवा कर लिया गया है। ये बात ठीक है कि इस पर फिर अगर किसी ने नारा मार देता चलो चलो केपी हाउस चलो, शायद मॉब चल पड़ता उस तरफ। उसके बाद तो मॉब मेंटालिटी यहाँ पर हम जानते हैं, मॉब को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये शायद मॉब, जैसे आपने कुछ वीडियोस देखी हैं, आपने देखा कि कैसे उन्होंने फौज के साथ इंगेज किया सड़क पे जी, तो मॉब ज्यादा मेरा ख्याल है समझदार निकला इनसे, इनकी लीडरशिप से। सही। अच्छा सर, ये बताएं हम काशिफ के क्या रीजन आपके जहन में आते हैं? पॉलिटिक्स को 20-25 साल से ज्यादा डायरेक्टली आप उसको कवर कर रहे हैं, एक एक चीज जानते, थ्रेड बेयर आप इसकी चीजें, कि गंडापुर साहब क्राउड लाए हैं, लाने के बाद उनको इस्लामाबाद छोड़ने के बाद वो गायब हो जाते हैं, क्यों? मतलब है उनको फरार होने की क्या, जो आप सवाल पूछ भी रहे थे और बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया आज आपने गौर साहब का, कि उनको फरार होने की, भागने की क्या जरूरत थी? क्या उन्हें खौफ था? वो रहते इधर, बैठते, एक वजीर आला हैं, केपी हाउस हैं, गिरफ्तार हो जाते तो फिर और बहुत बड़ी खबर बननी थी, ये तो वो चाहते थे। तो उनको फिर भागने की, फरार होने की उनको क्यों जरूरत पेश है? इतना बड़ा क्राउड लाए हैं, उनकी जिम्मेदारी लें, अपनी उनकी जानें बचाएं, पुलिस वालों को बचाएं, इस्लामाबाद के शहरियों को बचाएं, आपकी जिम्मेदारी का आप लोग लेकर आ रहे हैं। तो क्या चीज़ उनके जहन में थी कि वो क्यों गायब हुए और 12-14 घंटे गायब हो गए, 12 जिलों के बाद फिर आके, जो आपने भी नक्शा दिखा रहे थे एक बड़ा दिलचस्प अपने में, कि व्हाट मेड हिम टू फ्लाई, वो क्यों भागे हैं सर? देखिए, लास्ट टाइम भी मेरे से आपने इस तरह का सवाल पूछा था, देखिए लोगों के दिमाग में तो मैं नहीं घुस सकता सर, रीडिंग शेयर करें, ये जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है कि उन्होंने क्यों किया, ताकि ट्राई एंड आंसर कि मेरा जहन में क्या आ रहा है सर। उनको जाने की जरूरत नहीं थी, यानी मेरा ये ख्याल था कि अगर अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद आए हैं, क्राउड लेकर आए हैं, तो किसी प्लान के जरिए आए, तो प्लान के तहत आए होंगे, कोई धरना देना होगा। इट हैज टू बी मोर देन कि सिर्फ हमने डी चौक पहुंचना। देखिए, आपको याद होगा इससे पिछले हफ्ते वो लाहौर गए, पिछले 10-15 दिन में ये इस्लामाबाद का उनका दूसरा फेरा है। इतना आसान नहीं होता कि आप एक क्राउड इकट्ठा करें, 500-1000 गाड़ी आप लेकर
केपी से निकले और उसको इस्लामाबाद लेकर आए और फिर उसको वापस लेकर जाए जी। इसमें पैसे बड़े इन्वॉल्व हैं, इसमें ह्यूमन रिसोर्स बड़ा इन्वॉल्व है, जो कि एक सियासी जमात के लिए बड़ा मुश्किल होता है हर हफ्ते इकट्ठा करना। वो क्यों चले गए? मुझे ये लगता है कि उनके ऊपर प्रेशर शायद ये हो कि कॉल ऑफ करें कोई अभी, और देयर वाज अ सेंस कि ये जो एहतजाज है ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये तो कॉल ऑफ की बात, ये कॉल जी 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 बोलो प्लीज। अली अमीन ये कॉल नहीं लेना चाहते थे कि एहतजाज को कॉल ऑफ किया जाए या वो करें। मैं आपको इतना भी बता दूं कि एक जरिए ने पीटीआई के एक सोर्स ने हमें ये बताया कि जब मुलाकात हुई पहली दफा केपी हाउस में बैरिस्टर गौर की, अब बैरिस्टर गौर साहब ने ना डिनाई किया ना उसको ऑन किया, बट साइड नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो वहां से निकले तो उनको कहा गया ही सेफ, आप इस एहतजाज को कॉल ऑफ करें। तो उन्होंने वापस आके पॉलिटिकल कमेटी को कहा, पॉलिटिकल कमेटी ने कहा जी आप जाके ऐलान कर दें। तो ये सेंस था कि हमें वोटी कर देंगे जिन लोगों को हम इतना चार्ज करके यहाँ लाए अगर हम इसको कॉल ऑफ करें। तो ये एक सेंस, एक बात उनकी पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर ने मुझे ये बात बताई है। तो ये कोई नहीं करना चाह रहा था कि ये अनाउंस करे जाके अवाम के सामने या इस मॉब के सामने कि हम आपका ये एहतजाज कॉल ऑफ करें। अच्छा ये भी आपने बड़ी, अगर आप मुझे कहे कि मैं जी 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 अगर मुझे कह रहे हैं कि मैं घोड़े दौड़ाऊं अपने, तो मैं अगर बहुत ही दौड़ाऊं तो मुझे ये वजह नजर आती है जिसकी वजह से अली अमीन चले गए हों कि वो कोई फैसला नहीं कर सकते होंगे उस जगह पे, कि जो फैसला शायद पार्टी शायद खान साहब उससे चाहते थे वो फैसला वो कर नहीं सकते थे, और जो दूसरा रास्ता है वो करना नहीं चाहते थे। बड़ी अहम आपने एक एनालिसिस दिया है, रीडिंग दी है, खबर शेयर की है, विच कन्विंसिंग भी लग रही है आपकी बात। लेकिन आपको याद होगा लास्ट टाइम जब खान साहब के पास गए थे, उसमें एजेंसीज के लोग गए थे, या आजम सवाती साहब सुबह सवेरे जो जेल खुलवाई गई थी, तो उसके बाद 8 सितंबर का जलसा मिला, तो खान साहब ने उस वक्त भी कहा था कि अब मैं भी कहूँ ना कि जलसा कैंसिल करना है, कॉल ऑफ करना है, नहीं करना। तो ये तो सबको पता था पार्टी में कि जब तक इमरान खान साहब को वहाँ से कॉल नहीं आएगी, मैसेज नहीं आएगा, तो वो उसमें तो किसी में जुर्रत नहीं है कि वो जनाब वो सारा ये हंगामा वगैरह जो इसको कॉल ऑफ करें। और प्लस ये बताइएगा कि यही मकसद नहीं था कि जनाब कि इस्लामाबाद में अगर हंगामा होता है, यहाँ पे क्यास होता है, पैनिक होता है, खुदा न खास्ता वायलेंस होता है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट फिर ये इन्हीं लोगों को लेगी और जाएगी वहाँ पे जेल में और खान साहब को कहेगी मेहरबानी फरमाएं, जैसे पहले अगस्त में आपने की थी, कॉल ऑफ की थी एजिटेशन जब वो यहाँ पे मजहबी जमातों का ग्रुप आए थे। तो अब आप ये सूरत हाल को संभालें और फिर खान साहब अपने टर्म्स उनको डिक्टेट करवाएंगे, ओके फाइन मैं करता हूँ, तो मेरे लिए क्या है इसमें सारा। तो लगता है इसी तरह की प्लानिंग थी, इसी तरह का मनसूबा था जो शायद ये वर्कआउट नहीं हुआ। देखिए अली अमीन साहब का कल जब जो उन्होंने पहला असेंबली से खिताब किया और आज भी जी, उन्होंने कहा जब मैं डी चौक पहुंचा मैंने ये सोचा कि मैं केपी हाउस जाऊं, वहां जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ्रेशन अप होंगे और खान साहब से बात होगी। उन्होंने उस दिन कहा खान साहब से बात होगी, मुलाकात होगी। आज उन्होंने कहा कि बात होगी। तो उनका ये ख्याल था जिसका आप कह रहे हैं कि शायद उनकी बात करवाई जाएगी इमरान खान से, और इमरान खान साहब अगर कॉल देंगे उसको बंद करने की तो मैं बंद कर दूंगा, नहीं देंगे तो फिर ज़ाहिर उनको कोई फैसला करना पड़ना। तो सिर्फ बात ऑन फेस ऑफ इट जो 2 तकरीरें अली अमीन की मैंने सुनी है उसमें ये बात तो दुरुस्त लगती है कि इधर से एक कॉल अडयाले जानी थी या किसी शख्स को अडयाले जाना था और वहां से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस लेके आने। इस दफा लगता है काशिफ के जो डेट खान साहब ने फिक्स की थी बड़ी समझदार मतलब कैलकुलेशन करके की गई कि उस 4 अक्टूबर का कहा गया कि इस्लामाबाद पे लोग लेकर आने हैं और जो भी जलसा जुलूस है जो भी करना है। उसी दिन मलेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में है सर, अगेन वो पहली दफ़ा आ रहे थे, फिर वो शंघाई कॉन्फ्रेंस की मतलब उसका बज़ वर्ड आना शुरू हो गया। तो ये लगता था आपको कि अच्छा प्लस ऐनी तरामीम का भी एक और है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, तो खान साहब की तो प्लानिंग ये लग रही थी कि आप लोगों ने आना है और बैठना है, धरना देना है 2014 की तरह, और इतना जल्दी यहाँ से नहीं जाना जब तक कि मेरे पास नहीं आएंगे जेल में और बैठ के अगर मुझे रिहा नहीं किया जाएगा या मेरी पार्टी को रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तो खान साहब ने तो बाकायदा डेट्स वगैरह सारी उन्होंने बड़े प्लान करके उन्होंने ये चुनी थी, तो शायद बैक फायर कर गए हैं और उनका जो फॉलोअर था वही वाली बात जो हम बार बार कह रहे हैं वो समझदार निकला है सर। वेल आई थिंक खान साहब की रिहाई और इन चीज़ों से ज़्यादा रोक साहब इसका सबसे बड़ा जो अवामिल में मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह बनी होगी इस्लामाबाद के एहतजाज की, वो आईनी तरमीम। तहरीक इंसाफ और खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे हों, लेकिन इस वक्त एक इदारा है जिससे तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद हो सकती है कि वहां से उनको किसी किस्म का रिलीफ मिल सकता है, और वो है सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले आपने देखा मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ किया,
बात हुई इसी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में कि कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए, जो इलेक्शन हुए उसमें धांधली हुई है, हमने अपना रोल ठीक से प्ले नहीं किया, इस किस्म के रिमार्क्स हमने सुप्रीम कोर्ट से सुने। तहरीक इंसाफ अगर इसका पूरे निजाम और चेस बोर्ड को देख रही होगी कि जिस जगह पे जितने जहां जो इदारा है, हर इदारा इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। आपने देखा, आज आपने अनाउंस भी किया शुरू में, स्पीकर खत लिखता है, इलेक्शन कमीशन इजलास बुला लेता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है इस इजलास में क्या होगा। वो 40-38 जो नशिस्तें रह गई हैं या जो माफी चाहते जो रिजर्व सीट्स हैं वो हुकूमती इत्तेहाद को दे दें, क्योंकि उनके 2 तिहाई पूरी करनी। इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उनके अपने रिजर्वेशन हैं, काजी साहब से उनके अपने रिजर्वेशन हैं, पार्लियामेंट का जब दिल करता है कानून साजी इस तरफ कर देता है, जब दिल करता है उधर कर देता है। तो उनको कहीं से भी वे ऑफ होप नजर नहीं आ रही, सवाए इसके कि सुप्रीम कोर्ट में चेंज ऑफ गार्ड होगा 25-26 अक्टूबर को, शायद वहां से थोड़ा सा रिलीफ मिले या बहुत सा रिलीफ। तो अगर यहां पर ये आईनी तरमीम हो जाती है तो वो जो एक उम्मीद उनको है कि यहां से अक्टूबर में जो कि शुरू हो गया महीना, 20-25 दिन रह गए हैं, हमें रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। आपको पता है ये इसके बाद फिर पूरा चेस बोर्ड जो होगा वो हुकूमत के या इस्टेब्लिशमेंट के अपने लगाए हुए पुरजों का लगा होगा, जिसमें इमरान खान के लिए रिलीफ नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है कि वो ये सब इमरान खान की रिहाई से ज्यादा आईनी तरमीम को रोकने के लिए इस्लामाबाद लाए। अच्छा काशिफ, ये बताएं, आपकी भी बात हुई होगी, बहुत सारे ये पीटीआई के लोग जो आपके जानने वाले हैं, उनमें से किसी ने ये बात बताई कि पहली दफ़ा हमने देखा, मेरी लिविंग मेमोरी में शायद पहले होता हो तो मुझे नहीं पता, आप ही बताइएगा प्लीज़, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये कभी नहीं होता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस्लामाबाद है, लॉन्ग मार्च करके आए, वो धरना करके आए, वो जो भी अपने मुतालबात लेकर आए, लीडरशिप हमेशा साथ होती है, MNA, सेनेटर्स, पार्टी चेयरमैन, डिप्टी सेक्रेटरी सारे होते हैं। ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि जनाब उनको वर्क फ्राम होम बताया गया है और वो घरों में से बैठ के ट्वीट कर रहे थे अपने मजमे को कि शाबाश बेटा, आप हिम्मत करें, हम घर बैठे हुए हैं और आप वही वाली बात चढ़ जाओ, ये सोली बेटा राम भली करेगा। आपकी किसी से बात हुई कि उनको क्यों रोका गया कि आप लोगों ने इस जलूस में, एजिटेशन में, हंगामे में आपने शरीक नहीं होना? आपकी किसी से बात हुई और आपको खुद क्या समझ आती है कि ये क्यों किया गया सर? मतलब इट्स अनप्रेसिडेंटेड, कभी नहीं हुआ सर, मेरी लिविंग मेमोरी में तो नहीं आ रहा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये आपको कोई इस तरह का इंसिडेंट याद नहीं होगा, क्योंकि अमूमन लोग निकलते ही लीडरशिप के पीछे हैं। जी, लीडरशिप ही नहीं होगी तो लीडरलेस लोगों ने किसी चौराहे पर जाके या किसी बीच चौक में जाके क्या करना है? वो तो कोई लीडर आता है, वो तकरीरें करता है। बात मेरी बहुत हुई, सबकी कहानी एक ही है, जिसमें जो बिलीवेबल भी है किसी हद तक। इन्होंने बहुत से MNA जो वल्नरेबल MNA है ना रऊफ साहब, वल्नरेबल से मुराद जिनके बारे में इनका ख्याल है कि कमजोर हो सकते हैं, उठाया जा सकता है। देखिए आप सादुल्लाह बलोच साहब की अगर आप कहानी सुने, जो वीलॉग या जो उन्होंने वीडियो दी थी कि किस तरह उनके घर की खवातीन को उठा लिया गया, पीटीआई का ये ख्याल है कि अगर हमारे MNAs को उठा लिया गया तो शायद तोड़ने में आसानी हो। नंबर इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के पास पूरे नहीं है, वो 2 तिहाई अक्सरियत। आप देख रहे हैं कि ये जो स्पीकर का खत है ये इसी वजह से लिखा गया है क्योंकि उनके पास दूसरी तरफ नंबर्स पूरे नहीं है। 63A का फैसला दिया गया था, वो इसलिए था कि लोटे बनाए जा सके, लेकिन वो लोटे बना नहीं पा रहे क्योंकि लोगों को इन्होंने पेशावर में रखा हुआ या KP में किसी जगह रखा। मेरी खबर यह है कि पेशावर में MNA ज्यादा था, जो कमजोर लोग थे, वल्नरेबल थे, ताकि वो हुकूमत के हत्थे चढ़े या किसी एजेंसी के हत्थे ना चल जाए। अब उस वजह से ये दूसरा रूट इस्तेमाल हो रहा है ECP का। जो आपकी बात में चलें, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि उनकी बात में वजन है। 3 नाम मैं बताता हूँ, 4 इनको हुकूमत नहीं पिक कर सकती थी, ये इनकी मतलब फर्स्ट इनकी टीयर में है, इनको नहीं उठाया जा सकता था, ना उनको ज़बरदस्ती करके उनसे वोट लिया जा सकता था। बैरिस्टर गौहर साहब थे, इनको नहीं उठा सकते थे, चेयरमैन है और पार्टी के MNA है। इसके बाद ये शिबली फराज साहब हो गए सर, उमर अयूब साहब हो गए, मैं नाम ले लेता हूँ, शेख वकास अकरम साहब हो गए जो इनके प्रोमिनेंट हैं। ये 4 लोग तो थे जिनको कम से कम, मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत या कोई एजेंसियाँ या कोई पुलिस उठा के इनको ज़बरदस्ती करती और जाके इनसे वोट डलवा देगी तरमीम में। ये 4 लोग तो आ सकते थे, ताकि कोई बंदा तो हो, अगर माँ बाप के हाथ से निकलना शुरू करे, कोई लोग तो हों जो थोड़ा सा रास्ता दिखाएं, कंट्रोल करें। ये 4 लोग भी नहीं थे सर, ये तो मैं नाम दे रहा हूँ, आप भी बता सकते होंगे 2-4 और मजीद लोग जिनको हुकूमत मेरा ख्याल है टच ना कर दे कि इनसे हम वोट डलवाएंगे, वो भी नहीं थे। सलमान अकरम राजा साहब होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है वो लाहौर होंगे, क्योंकि अगले दिन लाहौर का एहतजाज था, क्योंकि वो तो MNA ही नहीं, तो उनको उठा के सरकार ने कुछ करना नहीं। उन्होंने तो ट्वीट किया, वो काशिफ आपने पढ़ा होगा, और बड़ा समझदाराना ट्वीट किया जिसपे गालियां भी खाई हैं गरीब ने, क्योंकि यहाँ पे डिसेंट पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो फौरी तौर पर गद्दारी के फतवे लग जाते हैं।
तो कहा कि जनाब थोड़ी देर के लिए डी चौक जाके हंगामा करना, शक्ल दिखाने, उसके बाद जेल में बैठे रहना, ये तो कोई समझदारी नहीं है। अब वो पता नहीं किसको कह रहे थे, अपनी पार्टी को या खान साहब को या जिसको, तो उन्होंने तो ट्वीट किया था कि भाई साहब ये वो तो इसके खिलाफ थे कि ये आप ये डी चौक जो जा रहे हैं या धरने दे रहे हैं। लेकिन रोक साहब आप ही के सवाल से अगर हम चूंकि हमने अपनी पतंगियां उड़ाई हुई हैं तज्जिए की सर, तो दूसरा आर्गूमेंट इसी के अगर निकाला जाए कि मेरा ख्याल है कोई प्लान भी नहीं था किसी के पास, किसी को नहीं पता था करना यही क्या। प्लान था जो मैं पिट रहा हूँ, यही प्लान था कि कोई प्लान नहीं है, इनको खुला छोड़ दो आवाम को। और बांग्लादेश टाइप कोई खुदा ना खास्ता जो मॉडल है वो इस्लामाबाद में आता है तो आने दें, लोग खुद ब खुद आते जाएंगे और बात बढ़ती जाएगी, फिर खान साहब बैठेंगे और वो कंट्रोल करेंगे अपनी शरायत। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें इस आर्गूमेंट से मुझे प्रॉब्लम यह है कि 9 मई के बाद अगर एक सियासी जमात दोबारा वही स्ट्रैटेजी जो कि एक स्ट्रैटेजी बैकफायर कर चुकी है एम्प्लॉय करती है, ये उतनी अकलमंदी वाली स्ट्रैटेजी नहीं होती, बड़ी अहमकाना अप्रोच होती है। क्योंकि देखिए जब भी आप कोई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अप्रोच लेते हैं ना, सबको आपको ये पता होता है कि इसका रिवॉर्ड अगर हाई है तो इसका रिस्क भी बहुत हाई है। और आप ये सोचें कि अगर ये उल्टी पड़ गई तो उसका नुकसान भी तो होगा उसी हद तक। इंग्लिश की कहावत है, आपने यकीनन पढ़ी होगी, इंग्लिश का एक कोट है कि एक दफा कोई आप गलत काम कर चुके हैं तो वो मिस्टेक होते, दूसरी दफा करें तो इसका मतलब आपको मजा आना शुरू हो गया है। तो ये अगर मतलब ये तो दूसरी दफा वाला काम हो रहा था सर। 9 मई से आपने का सबक नहीं सीखा। बाद लोग मेरे जैसे नालायक होते हैं, वो नहीं भी सीखते सबक सर, वो कहते नहीं कि पिछली दफा शायद ठीक नहीं हो, आपकी दफा ठीक कर लेंगे हम। आपकी मैंने ट्वीट भी देखी है, वो मजे लेने वाले काम आप आजकल ट्वीट कर रहे हैं ना, वो हमका एहतियात किया करें। तो मुझे यकीन आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। समझ गया सर, आई गॉट योर पॉइंट। तो देखिए मसला ये, मैं आई कांट इमेजिन, देखिए पॉलिटिक्स जो है ना, जिस आपने सलमान राजा साहब की ट्वीट का जिक्र किया, इस वक्त जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पे ना, 2 किस्म के लोग हैं। ज्यादातर लोग वो मैवरिक्स नहीं है। अगर आप देखें बैरिस्टर गौर हो गए, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, ये पार्टी का थिंक टैंक यही है ना, जिन्होंने जो मेन पॉलिटिकल जो गेम है ये जो डिसाइड करते हैं, जिनके हाथ में ऑफिस है सारा, ये वो मैवरिक्स नहीं है। तो आई कांट इमेजिन कि ये लोग इस तरह का अगर एक ऑप्शन आएगा कि बंदे लाओ और खुले छोड़ दो, जो कि मुमकिन है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, ये बात आपकी बात में ना कि ला के फिर उनको छोड़ दिया गया और बंदा ही कोई नहीं था वहां पे, वो तो लोग अकलमंद निकला है। मैं ये आर्गूमेंट भी कंसीड करते हुए कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा मुश्किल है कि ये शासनदार एक अकलमंद आदमी भी होता है, उसको पता कि मैं जानता हूँ, मैं हमारे एक दोस्त है शेख वकास अकरम साहब, उनकी वो घी मिल है वो बंद कर दी, उनकी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, उनका पता नहीं क्या क्या कुछ बंद कर दिया है। उन्हें पता है कि अगर हमने अब गलती की तो धंधे भी बंद होंगे, सियासत भी होगी और फिर बड़ी हाई हैंडेडनेस होगी। इतना हाई रिस्क मनूवर करने की पोजीशन में तरीके इंसाफ इस वक्त शायद नहीं है, मेरा अपना जाती ख्याल ये है। लेकिन इसमें फिर अब सियासत में एनीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स, that I also concede। लेकिन फिर काशिफ इस सिचुएशन में ये जो लोग आप कह रहे हैं कि एक तरह से इन सब के कैपेसिटी ब्लॉक्स हैं, एक हद से आगे ये नहीं फ्लाई कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में ये ऐसे नजरिए के साथ या ऐसी पार्टी में क्यों मौजूद हैं जहां पे रिस्क ही रिस्क हैं? देखें मेरी बात सुने, पाकिस्तान की सियासत में रिस्क तो हर पार्टी में। अगर कोई ये सोचता कि किसी पार्टी में रिस्क नहीं, अभी आप 2 साल पहले चले जाए तो बाकी सारी पार्टियों के बंदे जेल में थे, तहरीक इंसाफ हुकूमत में, तहरीक इंसाफ हुकूमत में बाकी जेल में बाकी सारे हुकूमत में। ये हमारा बड़ा साइकिल का प्रोसेस है। देखिए किसी ने अगर सियासत करनी है तो ही कांट जस्ट कीप डूइंग म्यूजिकल चेयर्स ऑफ गवर्नमेंट पार्टी ओनली। कुछ लोग करते भी हैं लेकिन लार्जली देखिए अब एक सियासत, एक पॉलिटिकल एक आदमी ने सियासत करने का फैसला कर लिया है, इफ दे हैव डिसाइडेड टू डू पॉलिटिक्स, व्हाई नॉट पीटीआई। आई मीन पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। ये वो जमात है जिसने पंजाब के जीटी रोड से मुस्लिम लीग नून को उखाड़ फेंका। इससे ज्यादा मकबूल क्या जमात होगी जो मेरे ख्याल में 2/3 अक्सरियत ले ली जिसने इन इलेक्शंस में 8 फरवरी के। तो दे आर साइडिंग विद अ पॉलिटिकल पार्टी। उनको सिर्फ अब अपने टाइम का इंतजार है, दे वेटिंग फॉर देयर टर्न, दे वेटिंग फॉर देयर टाइम टू स्टार्ट। इसलिए मुझे लगता है कि इनको गलतियां अवॉइड करने की जरूरत है। लेकिन ये सियासत ये नहीं होती कि जिस जगह कोई पार्टी मुश्किल में आ जाए आप पार्टी छोड़ दें, आप अपने वक्त का इंतजार करते हैं। लेकिन एक मसला है पार्टी के अंदर जो भी सीनियर एलिमेंट्स हैं और हैं, मतलब लोग हैं समझदार, पार्टी पीटीआई में लोग हैं
वो बात करते हैं थोड़ी सी कि टेम्परेचर लो किया जाए, पॉलिटिक्स की जाए, थ्रेट्स, बुलिंग, हंगामे, धरने, इनको हटा के कुछ अरसे के लिए हम कुछ चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, या कुछ लोग बयानात इतने सख्त ना दें, स्पेशली खान साहब हैं तो उन पे तो उनको तो लेबल लग जाते हैं, उनको तो गद्दार कह देते हैं, एजेंसियों के टाउट कह देते हैं, ये तो बिक गए हैं, झुक गए हैं, ये तो मिले हुए हैं, खान साहब को नाकाम करना चाहते हैं, और खान साहब भी उनके खिलाफ हो जाते हैं, उनको उठा के पार्टी से बाहर उनको फेंक दिया जाता है या डंप कर दिया जाता है। वहाँ पर जो अक्ल की बात करे पीटीआई के अंदर, उसको तो सबसे ज्यादा गद्दारी का टाइटल मिल जाता है सर। तो लोग डर के मारे बात ही नहीं करते कि ठीक है यार हमें क्या पड़े, चुकी जाओ, जो अगर वाह वाह भले भले किए जाओ तो हम क्यों अपने आप को बुरा समझे। तो आप मुझे बताएं कि पार्टी के अंदर कोई कुछ सीनियर एलिमेंट्स की जगह है वो बात करें और आगे से खान साहब या कोई बंदा बात सुन ले उनकी, सर वहां तो गुंजाइश ही नहीं है। राव साहब बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपको वाकया सुनाता हूं, वाकया नहीं कुछ कोट सुनाता हूं जो कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है। वो लोग जिनके बारे में आप यहाँ बात कर रहे हैं, जो फिर कहते थे कि यार फौज को डायरेक्ट गाली क्यों दें, बातचीत होनी चाहिए, एग्रेशन में ज्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरों को भी स्पेस दें। तो कुछ लोग अगर कभी मीटिंग में खान साहब बैठे होंगे और एक दोस्त एक सियासतदान पीटीआई के एंटर हो तो उनको कहा जाता था हियर कम्स द कावर्ड, ये ले जी बुज़दिल अंदर आ गया। अच्छा। और ये खान साहब के सामने जुमला कसा जाता था और कसने वाली भी खतून थी। दूसरे आते थे, ये बात दो लोगों ने मुझे खुद बताई है, उन्होंने कहा हियर कम्स द अपीजर, ये फौज को अपीज करने की पॉलिटिक्स करता है, फौज को खुश रखने की बात है, अपीजर आ गया जी। और ये बड़ा डेरोगेटरी यानी बड़ी तस्दीक के तौर पर ये सारा कुछ किया जाता था उनसे। और वो खातून जो ये करती, सबसे पहले तरीके इंसाफ उन्होंने छोड़ी, सबसे पहले तरीके इंसाफ उन्होंने छोड़ी। मुझे यकीन आप समझ गए मैं किन की बात कर। तो ये खान साहब की मौजूदगी में होता था तो खान साहब का क्या रिएक्शन होता था इस जब वो ये कमेंट सुनते? खान साहब ने इन सबको पीछे कर दिया था और इसी वजह से किया था क्योंकि वो अगर एक सर्टेन दरमियानी पोजीशन लेने की बात करते थे, वो जो हॉक्स बैठे थे आगे पीछे तहरीक इंसाफ में और खान साहब के आगे पीछे, वो उन लोगों को इतना एम्बैरेस कर देते थे, इतना उनकी वो कहते हैं मट्टी पुलिस कर देते थे, फिर उसके बाद उनकी जगह नहीं बचती थी। एक साहब को मैं मिला, मैं कहा जी खान साहब कहते यार 3 महीने हो गए मुलाकात हुई, और बड़े सीनियर लीडर की बात कर रहा हूं, मैं कोई छोटे मोटे उसकी बात नहीं कर रहा। 3 महीने 4 महीने मुलाकात ही कोई नहीं, टाइम ही नहीं मिलता था। रेयरली कभी कहता मुलाकात हो जाए तो हो जाए, तो हमें अंदर ही नहीं आने। मतलब खान साहब ने अपने ऊपर दरवाजे बंद कर दिए थे कि जनाब के मुझे किसी की कोई एडवाइस नहीं चाहिए, अगर आप इतने समझदार हैं, बड़े अक्लमंद हैं, अक्ल कूल हैं, तो जनाब फिर आप ही मेरी जगह बैठ जाते, फिर वोट भी ले लेते, लाखों का मजमा मुझे सुनता है, हीरो मैं हूँ, दुनिया मेरे उस पर चलती है, तो आप लोग मुझे एडवाइस करेंगे। मेरा ख्याल है ये हर लीडर के साथ प्रॉब्लम होता है, एक स्टेज पे अपने ऊपर हिदायत के रास्ते और मशवरे या सीनियर एलिमेंट्स को वो क्लोज कर लेते हैं। लास्ट कॉमेंट सर। देखिए मैं ये नहीं समझता कि लोग मशवरा नहीं करते, हर जमात में मशवरा होता है। मैं पीपल्स पार्टी को भी जानता हूँ, वहां पर भी खुल के मशवरे होते हैं, नून में भी होते हैं, तरीके इंसाफ में भी होते हैं। मसला ये कि डिक्टेटरशिप लीडर की इतनी तगड़ी है कि आखिर में फैसला एक आदमी नहीं करना है, उसको जो इन मशवरों में से पसंद आ गया उसने करना वही है जो उसको पसंद आएगा। बेशक 90 लोग एक बात कर रहे हैं और एक आदमी दूसरी तरफ से कोई बात करे और लीडर को लगे कि ये एक आदमी ठीक कह रहा है, तो फिर आखिर में वीटो पावर उस लीडर फिर मेंबर भी सोच के बात करता है ना कि लीडर को ये बात पसंद आएगी कि ये कहूंगा तो लीडर के जहन में ये है, लिहाजा मैंने वही बात कहनी है। इसी वजह से ये होता है, इसी वजह से ये होता है क्योंकि लोगों को आउटकास्ट कर दिया जाता है, क्योंकि सियासी जमातों में उन लोग जगह नहीं बचती जो लोग लीडर की मर्जी के या उसकी मंशा के खिलाफ बात। ये खुशामदी लोग कब्जा कर लेते हैं, ये हमने देखा है कि जो सबसे ज्यादा चुप के रखेगा और अपने लीडर के ये मर्जी की गुफ्तगू करेगा, वही मशवरा देगा, लीडर सुनना चाहता है, बाकी के लिए स्पेस नहीं बच जाती। बहुत शुक्रिया काशिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर, वी आर ग्रेटफुल ब्रदर। काशिफ से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ कामरान यूसुफ सीनियर दफाई तजिया कार वो मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे जो हालिया दहशतगर्दी का वाकया था और जो उसके डैमेजेस हैं, इम्पैक्ट हैं, उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि आज वज़ीर आज़म ने भी इस वाकये के हवाले से बात की। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।